अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू जहाने रमजान। मेरे साथ हैं जाले जो अभी दिखा रही थी कि ये कैसे मैं आराम से चूल्हे के ऊपर एक पैन रख सकती हूँ। देखें ये भी एक बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच जाले कि आपने हमसे शुक्र है जल नहीं रहा था चूल्हा। फ्लैमेबल मुझे लगा आज मेरी जॉब गई। हाँ ना देखो इतनी अच्छी तरीके से रमजान के महीने में ये तुम्हारा काम लेने आई। अच्छा तो सोबिया जानू बताओ हमें क्या बन रहा है आज। अच्छा आज आप यहाँ पे देख रहे हैं बादाम, पिस्ता, खोपरा, किशमिश, इलायची, सब कुछ जो है शाही चीजें पड़ी हुई है। तो आज हम बना रहे हैं शाही समोसा। आज मैं नाराज हूँ सोबिया से, लेकिन आप लोग नहीं होंगे बिकॉज सबको पसंद होगी। मैंने कहा बहुत मैंने विदाउट शुगर बना लिया। जाले जो है वो नाराजगी अब तुम्हें किसी तरीके से कल मनाना पड़ेगा, किसी तरीके से कल मनाना पड़ेगा। कुछ ये सारी चीजें नहीं यहाँ पे तो मैं शाही बना रही हूँ, पर मैं वहाँ उनके लिए कुछ डाइट फ्रिटर्स बना रही हूँ ना। डाइट फ्रिटर्स नाम क्या है? मतलब फ्रिटर्स मैं इसको प्रॉपर डाइट फ्रिटर्स नहीं बोलूंगी कि इसमें मैदा है, बट वो जो हम पकौड़े खा रहे हैं जो डीप फ्राई हो रहे हैं ये वो नहीं है। इसको हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, इसको हम पैनकेक की तरह ही 1 टेबलस्पून ऑयल में ही कुक करेंगे। अच्छा बिल्कुल। तो ये वैसे मैंने शाही टुकड़े सुना था, बिल्कुल। ये शाही समोसा क्या नई चीज आपने इजाद की है? अच्छा ये मैंने इजाद नहीं की, ये मेरी नानी, उनकी नानी और मेरी वालदा हमें बचपन से बना के खिला रहे हैं, जो कि मीठे होते हैं। तो ये फैमिली रेसिपी है। बिल्कुल 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 मीठे समोसे, बिल्कुल ये स्वीट है। एक मिनट, मेरे खानदान में भी मिठाई पे ना बहुत ज्यादा जोर होता है, इसलिए आई थिंक रिएक्शनरी मेरा जो है वो मिठाई से दूरी। अच्छा तो इसमें हमने लिया है पिस्ताचियो ले लिया आपने 1 कप कोकोनट ले लिया, 1 कप बादाम और इलायची पाउडर ले लिया, किशमिश बादाम भी है, ये गार्निशिंग के लिए, ये सिर्फ गार्निश के लिए है। बाकी सब कुछ आप पाउडर लेंगे। किशमिश हमने ये लिए, इसको सोक नहीं करेंगे। इलायची पाउडर ले लिया और शुगर ले, ये सब हमने मिलाकर इसका एक बैट बना लिया। अब हम क्या करेंगे, समोसे की पट्टी लेकर उसको नॉर्मल समोसे की तरह जो है फिलिंग करेंगे और फ्राई करेंगे। जब हम फ्राई करेंगे तो जो शुगर है वो अंदर मेल्ट होगी। अरे वाह, तो वो एक स्वीट फ्लेवर आएगा, कैरमलाइज हो गया। बिल्कुल ये अभी से मुझे लग रहा है कि लोग जो है ना जो देख रहे होंगे उनके मुंह में पानी आ रहा होगा, क्योंकि इसने जिस तरीके से ना शुगर है वो मेल्ट होगी अंदर से। मैंने कहा ये जो है ना अभी से मुझे जायका आ रहा है अपने मुंह में। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बहुत खुश हो गए हम यहाँ आइए। अब हम अच्छा हम आ जाते हैं सेवरी पे आ जाते हैं। हमारे पास है स्वीट कॉर्न फ्रिटर्स। हमने स्वीट कॉर्न ले लिया 1 कप, ठीक है। ब्लैक पेपर जाएगा, सॉल्ट जाएगा और इसमें जाएंगे फ्रेश कोरिएंडर, ग्रीन अनियन जाएगा आपका, ग्रीन चिली जाएगा और बहुत लाइट आपकी रेड चिली पाउडर जाएगा। अच्छा इसका बैटर पकौड़े का हम बेसन में बनाते हैं, इसका हम मैदे में बनाएंगे। मैदा लेंगे, बेकिंग पाउडर लेंगे, 1 अंडा लेकर इसको मिल्क में हम बैटर बना के ये सारी चीजें डालकर और फिर हम इसको पैनकेक की तरह कुक करेंगे। और इसको सर्व करेंगे हम योगर्ट डिप के साथ। योगर्ट 1 कप ले लिया, 1/2 कप लेमन जाएगा आपका। कोरिएंडर है तो कोरिएंडर ले लें, पार्सले आपके पास इजीली मिल रहा है तो आप पार्सले ले लीजिए। ये डालने के बाद पिंच सॉल्ट और आपकी डिप रेडी है। ये अगर किसी को नहीं समझ आ रही होगी कि पार्सले और कोरिएंडर क्या है, तो हरा धनिया, ठीक है। पार्सले की उर्दू मुझे नहीं पता क्या होती है भाई। इटालियन बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको पार्सले नहीं मिल रहा तो आप पार्सले डाल सकते हैं या फ्रेश पार्सले। फ्रेश पार्सले का फिर हमारे पास है ना हमारा ऑल्टरनेटिव ग्रीन धनिया, हरा धनिया, सिलांट्रो हो गया, या इसको आप कोरिएंडर कह लें या इसको हरा धनिया बोल लें। चलिए थैंक यू सो मच सोबिया जानू। हम अब थोड़ी देर के बाद आएंगे वापस और देखेंगे कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। ये चीज मुझे खींच के लेकर आएगी यहाँ पे, और ये तो ऑडियंस जो है वो खुश हो रही होगी कि भाई आज जाले की पसंद का खाना नहीं बन रहा, हमारी पसंद का बन रहा है, जिसमें चीनी नहीं है। चले आइए हम अपने सेट पे चलते हैं जहाँ सर हमारे बैठे हैं। सर से हमने रेसिपी पूछी ही नहीं। क्या पका के आई? हमने सिर्फ अभी देखा कि क्या पकने वाला है। इसमें एक मीठा समोसा है और एक स्वीट कॉर्न का पकौड़ा टाइप, पैनकेक टाइप। हाँ, कॉर्न फ्रिटर्स उन्होंने कहा, जो कि हर दिन ये बनाती हैं और हम फिर इफ्तारी में उसको पसंद भी करते, खाते भी हैं और रिव्यूज भी हम देते हैं। ये ऐसा लगा, ये वैसा लगा। जैसे कि आप समझा रहे थे पहले। अभी आपने खाना खाया कुछ? नहीं अभी तो हमारा रोजे में है, तो हमने अभी कुछ भी नहीं खाया। तो ये इसके बाद थोड़ी आपकी सिंपल लाइफ से नफी कर रही थी ये बात। लेकिन कभी कभार लोग जो हैं वो सिंपल लाइफ से हटके भी कुछ करना चाहते हैं, और मुझे लगता है रमजान के त्यौहार कुछ ऐसे हैं जिसमें आप पूरे साल तो पकौड़े समोसे नहीं खाते। हाँ, पूरे साल अगर इंसान जो है वो एहतियात करे, लेकिन
आप एक समोसा खा लें, आई थिंक आधा तो नहीं, एक खा लें, मैं तो एक खाती हूँ कम से कम, तो बाकी के साल अगर आप अपनी सेहत पे जरा कम से कम एक तो खाती हूँ, लेकिन वो बड़ा वाला समोसा नहीं, वो छोटे वाले जो समोसे होते हैं वो भी कम से कम एक खाती हैं, नहीं तो ज्यादा भी खाती हैं कभी कभी। अच्छा, हमने पहले आपसे जब बात कर रहे थे तो हम यही बात कर रहे थे कि हमारी ख्वाहिश ये होगी कि रमजान में जरा चीजें कुछ सस्ती हो जाए, तो इस्लामाबाद में अभी एक सस्ता बाजार लगा है और हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट वहां से हमें ज्वाइन करेंगे और हमें बताएंगे कि ऐसा क्या मिल रहा है। जी, ये रिपोर्ट देखते हैं। माह मुकद्दस में अवाम को रिलीफ देने का मिशन। पंजाब हुकूमत आगे आगे फल और सब्जियों समेत दीगर खाने पीने की अशिया की कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए रावलपिंडी में कई मकामात पर रमजान बचत बाजार खोल दिए गए। हैदरी चौक में कायम रमजान बाजार में आम मार्केट रेट से कम निरखों पर फल, सब्जियां और अशिया जरूरियात दस्तयाब हैं। मुनासिब कीमतों के अलावा ये जगह महफूज भी है, इसलिए तो यहाँ खवातीन ने भी सब्जी के स्टॉल्स लगाए हुए हैं। शहरी कहते हैं कि ये हुकूमत का एहसन इकदाम है, यहाँ हर चीज की कीमत कंट्रोल में है। ताहम बाज़ अफराद यहाँ भी फल और सब्जियों की क्वालिटी पर शिकवा करते हैं। तो ये इनिशिएटिव जो पंजाब गवर्नमेंट का है ये बहुत अच्छा है, बहुत सूदमंद है और इससे बहुत फायदा हो रहा है। दूसरी बात, इसमें रेट में काफी फर्क है। यहाँ पे जो रेट है ना सर, पहले तो ठीक होते हैं, सुबह जब कोई चेकिंग करने आता है उस वक्त तक ठीक होते हैं, शाम को चेंज हो जाते हैं, क्वालिटी ठीक नहीं होती, बाद में कहते हैं ये वाला रेट इस पे मिलेगा लिस्ट पे, और जो सही रेट क्वालिटी वाली चीज है ना, अच्छी चीज, वो रेट पे नहीं देते। मार्केट से जो बाहर रेट है बहुत मुनासिब रेट के ऊपर बहुत अच्छी चीजें मिल रही हैं। जो सस्ता बाजार लगता है ना, इससे हमें बहुत फायदा होता है। जो आम तबका है ना, हमारा आम तबका, उसको इस सस्ते बाजार से बहुत फायदा होता है। सस्ते बाजार में अवाम के लिए शिकायत सेल भी कायम है, जिसमें इंतजामिया किसी भी शिकायत पर फौरी एक्शन लेती है। वक्तन फौक्तन हुकूमती शख्सियात भी यहाँ का दौरा करती हैं। सहूलत बाजार को विजिट करें और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई शिकायत है, कोई क्यूरी है, तो शिकायत सेल एस्टेब्लिश हुआ है, ऑल टाइम हमारी टीम यहाँ पे मौजूद है। आप शिकायत करें और आपकी शिकायत उसी टाइम रिजॉल्व की जाएगी। इस बाजार में सफाई सुथराई का निजाम बेहतर है, जबकि रोजेदारों की सेहत का ख्याल रखने के लिए मेडिकल कैंप भी कायम है। वेरी नाइस, ये तो बहुत ही कोई जबरदस्त किस्म का बाजार था। जी, बहुत मेडिकल कैंप भी था। हाँ, मैंने आखिर में जैसे मैंने सुना कि मेडिकल कैंप भी है, जो कि बड़ा जरूरी है, क्योंकि रोजेदार हैं, उनमें से किसी की अगर खुदा न खास्ता तबीयत खराब हो जाए, जैसे आज बंशा की पीठ में बहुत दर्द है। जी, आई डोंट नो हमारे व्यूअर्स ने ये नोटिस किया या नहीं किया, लेकिन आज मैंने जरा डबल कुशन की, क्योंकि मेरी जरा पीठ में जरा दर्द हो रहा था, क्योंकि मुझे लगता है या तो मैं जिस पोस्चर में बैठ रही हूँ उस वजह से जरा मसला हो रहा था। लेकिन कमिंग बैक टू द सस्ता बाजार, मुझे लगता है कि इसी के बारे में हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि ये जो हम आम लोग हैं, जो सब्जियां वगैरह हम खरीदते हैं, जब वो बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है, तो अगर एक सस्ता बाजार है जिससे आप अपने पूरे हफ्ते भर की आप अपनी सब्जी ले लें, तो उससे एक इंसान को बहुत फायदा हो सकता है। जाले बहुत फैन है वैसे बाजार की। हाँ, मैंने एक दो दफा इनको ड्रैग भी किया अपने साथ। ग्रोसरी शॉपिंग जो है वो कोई मुझसे सीखे। हाँ। तो दुनिया के हर कोने में जहाँ पे भी मैं गई हूँ, हमेशा मैं सबसे पहले वहाँ पे रुख करती हूँ एक ग्रोसरी स्टोर का, या कोई बाजार हो गया, वहाँ पे फार्मर्स मार्केट लगती है, तरह तरह की चीजें जहाँ पे फ्रेश आपको आइटम्स मिलते हैं। सो कराची में कोई ऐसी जगह नहीं होगी। और वो इन्होंने हैदरी का जिक्र किया था इस्लामाबाद में, तो मैं मंशा से पूछ रही थी हैदरी इस्लामाबाद में भी है, क्योंकि हैदरी कराची में जो है वो बहुत वसी एक इलाका है जहाँ पे बहुत सारे बाजार भी लगते हैं और वहाँ पे शॉपिंग थोड़ी कदरें सस्ती होती है। अच्छा, हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये जो इनिशिएटिव पंजाब गवर्नमेंट ने लिया है अबाउट इस बचत बाजार। आई थिंक सिंध में भी शायद हम सुनेंगे कि यही हो रहा है, अभी तक मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि इस किस्म की चीजें आए, बिकॉज सर ने भी जो बात की थी सिंपल लिविंग की, उस सिंपल लिविंग में भी जो है वो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। बिकॉज मुझे याद है मैं लाहौर गई थी अपने रमजान के दौरान, ठीक है, और जिसने मैं एक शो होस्ट पे गेस्ट थी, और तो जिस ड्राइवर ने मुझे पिक किया था उस दिन पहला रोजा हो गया था, तो मुझसे वो कंप्लेन कर रहे थे, क्योंकि मैं एक न्यूज चैनल जा रही थी, तो मुझे कह रहे थे आप ये उनको जाके बताइए कि कल जो है वो केलों की प्राइस जो है वो अगर 20 रुपए थी तो आज वो 80 रुपए हो गई है। सो वो एक ही दिन में जो राइज और हाइक आ गई है, तो उसमें कितना हद तक हाथ जो है हुकूमत का और कितना दुकानदारों का है ये मुझे नहीं पता, बट ये कि ये चीज होती है, इसलिए बचत बाजार बहुत होती है। और आजकल आई थिंक लोग जो है वो जरूरियात की बात करते हैं, वो लग्जरीज की बात नहीं करते। मुझे लगता है बहुत सारे लोग, उनकी जरूरियात नहीं पूरी हो रही है, उनके रोजमर्रे का खर्चा जो है वो इतना बढ़ गया है
कि उसकी वजह से उनको तकलीफ हो रही है। तो ये बात हमने इनके साथ भी शेयर की और इन्होंने अपनी राय भी दी। थैंक यू सो मच साहब, आपने अपना टाइम निकाला हमारे लिए और हमने बड़ा मुतासर हुए आपकी बातों से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। खुश रखे, प्रोग्राम चलता रहे, जी लोगों को कहते रहे, सिंपल लिविंग की तलकीन करते रहो, बिल्कुल बेशक करते रहो। जी 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 थैंक यू। नाज़रीन, क्या हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएं या हम छोटी सी ब्रेक के बाद? बिल्कुल हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। देखिए, मुझे मालूम करना बहुत जरूरी होता है, ये लाइव शो है, कुछ भी आ सकता है और हम लोग एक न्यूज चैनल में बैठे हैं, यहाँ पे ना हर वक्त कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही होती है। तो अभी की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आप जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे। आप देख रहे हैं जहान रमजान ओनली ऑन 365 न्यूज, सो डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम, कम बैक क्विकली। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू जहान रमजान। मैं हूं मंशा पाशा और मेरे साथ हैं जाले सरदी और एक और शख्स भी हैं अभी हमारे स्टूडियो में, जिनसे हमने बात भी की है, पहले भी बात की है। बुरहान शाह हैं हमारे साथ इन द हाउस, हमारे हैप्पीनेस कोच हैं। हाउ आर यू बुरहान टुडे? कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा रोजा। बुरहान कह रहे थे उनको रोजा लग रहा है। आज मुझे रोजा मैंने फौरन से ये जो है बात जो है वो बता दी, जांच ली थी आपने इनकी शक्ल देख के आपने ये बात जांच ली कि इनको आज रोजा लग रहा है? बताया उन्होंने मुझे। अच्छा, बताया? मैंने जांचा वाचा कुछ नहीं, उन्होंने मुझे बाकायदा बताया कि इनको रोजा लग रहा है और कोई नहीं। तो कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, गुड, माशाल्लाह। How's Ramadan, today's Ramadan treating you? Today's रोजा? For us it's okay. ठीक है, हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए हर दिन कुछ नया होता है, तो हमारा इसलिए रमजान बड़ा अच्छा गुजर दिल लगा रहता है। हमारा दिल भी लगा रहता है यहाँ की सेट की बातों से और गपशप से। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक बुरहान इज टॉलरेंस। सो मी एंड जाले हम दोनों यही डिस्कस कर रहे थे कि मुझे लगता है कि बाहर देखिए बहुत सारे ममालिक हैं जिनमें मुसलमान रहते हैं, ठीक है, देयर इज मलेशिया, देयर इज यू नो टर्की, हाँ, मोरक्को, एंड हम वहाँ पे नोटिस करते हैं कि एटलीस्ट जब हम ट्रैवल करते हैं, मुझे लगता है ज्यादातर लोग जो जाते होंगे बाहर वो ये नोटिस करते हैं कि वहाँ के लोग बहुत टॉलरेंट हैं। उनको इतना नहीं फर्क पड़ता कि किसी इंसान वो क्या कर रहा है। उनका जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा इंट्रिंसिक है। और ये मैं नोटिस करती हूँ यहाँ पे पाकिस्तान में कि हमारा जरा ज्यादा जो है वो हम क्रिटिसाइज करते हैं थोड़ा ज्यादा एक दूसरे को। और मुझे लगता है कि ये हमारी शायद नियत बेशक अच्छी भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये जाके एक बुराई भी बन जाती है, क्योंकि आप इन लोगों को इंस्पायर नहीं कर रहे होते, आप उनको डिमोरलाइज कर रहे होते। सो आई जस्ट, ये हमारा टॉपिक है आज का, टॉलरेंस का, एंड यू बीइंग द हैप्पीनेस कोच, प्लीज टेक इट अवे। थैंक यू। ओके, सो टॉलरेंस की अगर आप उर्दू में तर्जुमा करें तो आता है बर्दाश्त। अंग्रेजी में अगर उसको आप अनपैक करें तो टॉलरेंस का मतलब होता है टू एक्सेप्ट द अदर। एग्जैक्टली, acceptance. You don't need to like someone in order to accept that or agree with that person. Yeah, or agree with them. आप जब किसी के साथ हैं, जरूरी नहीं कि आपको उसकी बात अच्छी ना लगे, मगर आप उसको एक्सेप्ट करना तो सीखें ना। जो आप बात कर रहे हैं, होता यह है कि इसका मतलब ये नहीं कि वो इम्यून है किसी की ग्रोथ से या किसी के बारे में फिक्र नहीं करते। वो सिर्फ वो जैसा है उसको वैसा रखना चाहते हैं अपने साथ, एज लॉन्ग एज वो दूसरा उनके प्रिंसिपल्स को चैलेंज ना करे। ठीक है। अब जैसे लोग अक्सर बोलते हैं, यही बात अगर आप रिश्तों में ले जाएं, रिलेशनशिप में ले जाएं, अब खासतौर पे आपने कहा डाइवर्सिफाइड कल्चर लाइक टर्की में देखें ना, आपको टर्किश भी मिलेंगे, पोस्ट वॉर जो लोग हैं वो भी मिलेंगे, आपको बहुत सारे टूरिस्ट भी मिलेंगे, मगर वो आपको अपना कल्चर जो है ना वो हैमर नहीं करेंगे। Absolutely. वो आपको इन्वाइट करेंगे या इंटाइस करेंगे वो पॉजिटिविटी दिखा के। और इन रिलेशनशिप्स क्या होता है कि अब अक्सर लोग मुझसे बोलते हैं, अच्छा आप कहते हो यार टॉलरेंस इज टू एक्सेप्ट दी अदर, तो एक आदमी करे जा रहा है, बद से बदतर हुए चले जा रहा है, तो अब मैं क्या करूं? अब मैं कहता हूं कि इसको टॉलरेट करना नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं यू लेन टेक अ कॉल फॉर योर प्रिंसिपल। कि यार ये मेरी लाइन है, इससे आगे अब टॉलरेंस नहीं होगी। बाउंड्रीज। तो टॉलरेंस इन इटसेल्फ नीड्स दैट बाउंड्री, और अगर हम कर सकते हैं, खासतौर पे रमजान में अगर आप देखें तो लोगों को एक कॉन्शियस एफर्ट होता है टॉलरेट करने का जी। सो अगर कर लें तो बहुत अच्छा है, ना कर सकें तो आई थिंक फिर उस पर थोड़ा खामोश ही रहें, दूसरे को ये मत फील कराएं कि यू नो यूर इन एन ऑकवर्ड सिचुएशन। हाँ, ट्रू। अच्छा, ये मैं एक्सेप्टेंस की जब बात करती हूँ ना, तो मुझे एग्जैक्टली ये जो आपने बात की कि टर्की में, ठीक है, तो वो हर किस्म के लोग वहाँ मौजूद हैं और हर कोई अपनी रिलीजियस बिलीव्स को जो है वो एक्सपीरियंस भी कर रहा है और उसको एक्सरसाइज भी कर रहा है और अपनी जिंदगी उस हिसाब से गुजार भी रहा है, और अगले ने उसको कुछ नहीं कहना। रिलीजन इज वेरी पर्सनल थिंग, ठीक है, और इस्लाम में भी ये कहा जाता है कि आप जबरन किसी से कुछ नहीं करवा सकते, क्योंकि अब उस बंदे की नीयत ही नहीं है तो उसको ना उस बात का सवाब मिलेगा,
ना उसको कोई अजर मिलने वाला है। और आप अगर उसको एक तरफ रागिब भी कर दोगे तो आपको भी नहीं कोई मिलने वाला, बिकॉज कोई अच्छी चीज नहीं हो रही है यहाँ पे। सो टॉलरेटिंग, जब आपने जो बात की, एक्सेप्ट करना। अब मैं किस्सा यहाँ पे जो दोबारा रिइटरेट करना चाहूंगी, वो एक किस्सा निकला था कि एक खातून ने एक कमीज कुर्ता पहनकर वो किसी दुकान में गई थी और उनके कुर्ते पे अरेबिक में कुछ लिखा हुआ था। जी जी, ठीक है। और जिस चीज पे लोगों ने जो है वावेला मचा दिया था कि ये नाउजुबिल्ला सूरतें या इस किस्म की जो चीज ऐसी है जो लिखी हुई है उसकी बेहुरमती हो रही है। हालांकि अरबिक में उसमें कुछ नहीं लिखा था, उसमें लिबास या ऐसी कोई सिंपल वर्ड लिखा था, क्योंकि अरबिक एक जबान है। बिल्कुल, वो जबान का इस्तेमाल जिस तरह हम उर्दू का करते हैं या किसी और चीज का करते हैं वो किया जाता है। ठीक है। अब वो लोगों में टॉलरेंस नहीं थी इस चीज की, लोग पीछे पड़ गए। ना आपको पता है इसके बारे में, किसी चीज का इल्म आपको नहीं है, तो आप उसके ऊपर कैसे उंगली उठा सकते हैं। एक खातून जो पुलिस वाली है, जो फिर उसके बाद हीरो बनी, उन्होंने आके उनको रेस्क्यू किया, बिकॉज उनमें ये शऊर हासिल था और उनमें उस वक्त उनके पास ये पावर था। सो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है और इस तरह की अनगिनत मिसालें हमारे पास पाई जाती हैं कि बीइंग इनटॉलरेंट टुवर्ड्स समवन जिसको आपको लग रहा है कि वो आपके बिलीफ के खिलाफ। जी जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और देखिए ना, इधर टॉलरेंस से ज्यादा यहाँ पे बात आ जाती है शऊर की, ला इल्मी की आ जाती है। बिल्कुल। एज अ पर्सन आप जब ग्रो कैसे करेंगे, एक तो हो रहा है ना, आप एज ग्रो कर रही है आपकी नंबर्स के थ्रू। एज अ पर्सन यू नीड टू ग्रो व्हेन यू एक्सप्लोर। इस्लाम में जो सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है वो एक्सप्लोरेशन को दी गई है। जी, मतलब आप इससे अंदाजा लगाएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, कहते हैं या अल्लाह मेरा आने वाला कल मेरे गुजरे हुए कल से बेहतर हो। प्रोग्रेस। और एक तरफ हमारे ही शायद माशरे में हमें बोला था नहीं प्रोग्रेस मत करना, जो मिल गया उसमें खुश रहना। सो हर एक इंसान की कॉनिटेशंस भी डिफरेंट है, उसी को एक्सेप्ट करना मेरे ख्याल से वो उससे बड़ी टॉलरेंस नहीं है। और आप अगर एक्सेप्ट कर लो ना, आप सीखोगे ही नहीं ना, मुझे तो ये लगता है। टर्की की बात करें, हाया सोफिया के अंदर आप देखें ना, वहां पे जाते हैं तो वहां नमाज भी पढ़ी जाती है और बाकी डेज में वो जो है वो इट इज ऑपरेटिंग एज अ नॉर्मल बिल्डिंग एज इट इज सपोज्ड टू बी। वो हाइड कर देते हैं फिर चीजों को जो जितनी। तो बुरहान, व्हाट इज द रीजन? मतलब मैं अगर ये कहूँ कि जैसे कि मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में तो है नहीं ना, दुनिया भर में है मुसलमान, अल्लाह का शुक्र है, और बहुत सारे ममालिक हैं, उनके अलग अलग कल्चर्स हैं, और यही चीज़ मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत कम है, हमारी टॉलरेंस कम है। हमारी बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बाहर से लोग आते हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो मेज़बान बहुत अच्छे हैं, मेहमान बहुत अच्छे हैं। तो क्या है इसकी वजह, क्या है? क्या ये हमारा कोई आइडेंटिटी क्राइसिस है कि हमें लगता है कि हमें जो है अपनी इस चीज़ को बड़ा जो है ना इन्फोर्स करना है, या हमें हम एक दूसरे को क्या शक की नजर से देखते हैं? ये वजह क्या है? वजह क्या है? हमारे वैल्यूज कितने कमजोर है कि हमें हर छोटी बात जो है वो थ्रेटन करती है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हम सिर्फ एक चीज अगर आप देखो ना तो समझ में आती है कि हम कान के बहुत कच्चे हैं। अरे अच्छा, मुझे ऐसा लगता है वैसे बड़ी, हाँ ये हम मैं और जाने डिस्कस कर रहे होते हैं। कान के कच्चे होना की डिस्क्रिप्शन ये बताएंगे प्लीज? बताएं। नहीं, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी भी जगह से उठा के डिट्रैक्ट करना बड़ा आसान हो गया एज अ नेशन, जबकि ये वही नेशन है। और मैं ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, और मेरे बहुत सारे लोग जो मुल्क से बाहर कभी आए हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, वो कहते हैं कि जी इस शहर में कोई भूखा नहीं सो सकता, बल्कि इस मुल्क में कोई भूखा नहीं सो सकता। ऑल यू गोट टू डू इज रिक्वेस्ट समबडी कि यार मेरे पैसे नहीं है, प्लीज मुझे दे दो, दे विल फीड यू। अच्छा, जहाँ पे हम बात करते हैं, बिकॉज मेरी स्कूलिंग ऐसी रही है, मैं कैथलिक स्कूल से पढ़ा हूँ, मिशनरी स्कूल से पढ़ा हूँ, सो मैंने वहाँ पे भी ये देखा है कि हमें तो कभी मना नहीं किया गया कि उनसे कुछ लेके खाना नहीं है, या उनका पकाया हुआ। मेरा ताल्लुक इंटीरियर सेंस से है, हमारे आसपास में बहुत बड़ी हिंदू कम्युनिटी रहती है, तो उनकी मिठाइयाँ बहुत अच्छी होती थी एंड ऑल दैट। तो हमने वो ट्राई की हैं, खाई हैं, मतलब फिर मुझे एक साथ एक नैरेटिव आता था कि नहीं आप नहीं खा सकते। हाँ जी। और फिर अगर मैं कहीं ना कहीं अंदर कमजोर होता या मेरा कान कच्चा होता, मैं तो फिर एक नैरेटिव जीना शुरू कर देता। अगर आप उनसे पूछें कि क्यों नहीं खा सकते, उनके पास जवाब नहीं होता। एग्जैक्टली। सो ऐसी चीज में मुझे ऐसा लगता है अगर हम लोग सवाल करना शुरू करते हैं, वही जो हमने पहले दिन बात की थी, हमें लोग इन्फॉर्म कर देते हैं और हम चल पड़ते हैं। हमें कम्युनिकेट करना चाहिए। अगर कोई हमसे बोले करो, तो हमें पूछना चाहिए अच्छा ठीक है, करने से फायदा या इसका नुकसान क्या? बेसिक सवाल है। आपके कान पक्के होते चले जाएंगे। That's about it. That's what आपको मतलब अपने आप पे इतना यकीन होना चाहिए कि आप फील करें कि जो आप अपनी जिंदगी जिस तरीके से गुजार रहे हैं, उसमें जो आप अच्छे काम कर रहे हैं वो ही आपकी आइडेंटिटी है, वो ही आप मतलब अच्छा मुसलमान होने का मतलब ये भी है ना कि अच्छा इंसान।
अच्छा इंसान होना, जी जी, आप लोगों की हुकूकुल मदद इबाद। करें, हाँ, Absolutely. आप लोगों की मदद करें, आप अच्छी बातें करें, झूठ ना बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं, यही सारी बातें हैं। दिल ना दुखाए। हाँ, दिल ना दुखाए। मैंने जितना मुझे पता है, मैं ऑफ कोर्स एक्सपर्ट नहीं हूँ, जिस तरह हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं यहाँ पे जी, जी। जो रिलीजन को बहुत बेहतर जानते हैं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि शायद अल्लाह ताला के हुजूर जब हम जाते हैं तो हम अगर कोई जैसे नमाज कज़ा हो जाती है, शायद मुझे लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है शायद उसकी माफ़ी है जी, हमें चांस मिल बहुत सकता सारी है। माफियां हैं। मगर अगर किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी को तकलीफ दे देते हैं, तो मुझे लगता है शायद उसकी फिर माफी नहीं। और हमारे कुछ ऐसे भी कल्चर हैं खास तौर पे जहाँ पे मैंने देखा है कि जब लोग इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनकी मैयत पड़ी थी, लोग बोलते हैं अब इनको माफ कर दें। वो जब जिंदा थे तब तो उनको हमने माफ किया अच्छा, नहीं। इसमें अच्छा एक और चीज तो- जो मैं जरा सॉरी टू कट यू, जी। आपकी इसी बात को जरा एक्सटेंड करते हुए मैं आई वुड लाइक टू ब्रिंग अप अल्फाज का चुनाव। ये जो है ना, मुझे लगता है ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। Choose your words wisely. आप अगर ऑनलाइन भी जाए तो आप देखते हैं कि लोग जो अल्फाज हैं उनका जो चुनाव करते हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो कभी कभार इतने बड़ी बड़ी चीजें इतनी फरावानी से बोल देते हैं कि जैसे कि कोई कुछ बोला ही नहीं है उन्होंने, और दूसरा इंसान दिल पकड़ के बैठ जाता है कि ये मंजा ने एक बहुत अच्छी बात भी की और एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे जितना ज्यादा इनटॉलरेंट लोग हो गए हैं ना, उससे मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि रियलिटी में शायद लोग छुपा लेते हैं, झेप जाते हैं, वो आपके मुंह पे कह नहीं पाते, और वो चाहे इनटॉलरेंट हो भी रहे हो ना, और वो आपको आपकी कोई बात उनको बुरी लग भी रही हो, लेकिन सोशल मीडिया पे बिकॉज वो एक पर्दे के पीछे हैं, तो वो आपको कुछ भी कह जाते हैं। कावर्डली एक्ट है ये। यस, और हाउ डू यू काउंटर दैट? आई टेल यू व्हाट, सबसे पहले तो यू हैव द पावर टू स्पिट वेनम एट द सेम टाइम टू स्पिट लव और टू स्प्रेड लव। आपको ये अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि आपके मुंह से निकला हुआ लफ्ज किसी को दिल चीर भी सकता है और किसी को खुशी भी दे सकता है, और हम सब करते हैं जी। जाने अनजाने में हमने कहीं ना कहीं शायद अपने घर वालों के साथ ही कुछ इस तरह के कलमात हम बोल देते हैं जो बाद में हमें एहसास होता है। एहसास होना अच्छी बात है, कहते सब हैं, देखें हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होंगी, मगर अगर कोई ये बोले ना कि एहसास नहीं हो रहा तो वो गलती है जी। दूसरी चीज जो आपने कहा, ये जो सोशल मीडिया से रिलेटेड है, मैंने पिछले 3-4 साल में ये काफी मैसिवली होते हुए देखा है। पहले इतना नहीं था, हाँ, अब बहुत हो गया, अब बहुत होने लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को मजा आने लगा है किसी को तजलील करके, किसी को डिमीन करके, और लोगों को ये हक मिल गया है। मुझे ऐसा लगता है कि सबको एक हक मिला हुआ है कि हमारे हाथ में आपकी इज्जत का कंट्रोल है, जबकि वो तो इज्जो मंतशा एक अलग ही साइंस है, वो हमें समझ लेना चाहिए कि इंसान नहीं दे सकता, मगर वो लोग जो सामने नहीं कह पाते। मेरी आखिरी बात है इससे रिलेटेड कि जो लोग सामने नहीं कह पाते, मैं उनकी बातों पे कान भी नहीं धरना चाहता। तो मेरा ये मशवरा लोगों को ये कि अगर कोई आपको फीडबैक देना चाहता है और वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है, तो वो आपके मुंह पे आएगा, आपको ये बताएगा कि जो तुम कर रहे हो वो बेहतर हो सकता है, मगर ये करोगे तो और बेहतर बनस्बत इसके कोई आके बोले कि बुरहान तुम जिस तरह की बात करते हो वो बात ही गलत है, और बुरहान आगे से पूछे कि कैसे करूं अच्छी बात, तो बोले बस मुझे नहीं पता, तुम्हारी बात ही गलत है। काइंडनेस इज एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी। एब्सोल्युटली, बड़े दिल वाले करते हैं। सिर्फ जो लोग बड़े दिल वाले होते हैं और जिनमें इतना हौसला होता है, वो ये सोच सकते हैं कि ये दूसरा इंसान किस तरीके से अपने आप को बेहतर कर सकता है, और फिर वो उनकी कोशिश यही होती है कि जो हम अल्फाज इस्तेमाल करें उससे इस इंसान की जो है ना, उसका दिल छोटा ना हो। मुझे आपकी बात में एक चीज याद आई है, बेटाई साहब का एक शेर है कि मानू सब न सोना पकी सब न हंज। कहते हैं कि हर इंसान खूबसूरत नहीं होता, हर परिंदा जो है वो हंस की तरह खूबसूरत भी नहीं होता। के मानू में अच्छे बू बहार जी, तो कुछ लोग होते हैं जिनसे मिलके ना आपको एक बाहर सी फीलिंग आती है, खुशबू आती है। वो कुछ से हमें बहुत कुछ सारे लोग बना। हाँ, तो ये रमजान का जो ये हमारा फेस्टिवल होता है, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि ये त्यौहार है, ये एक ऐसी रहमतों और बरकतों का वक्त है। इस ही टाइम फ्रेम से अगर आप ये चीजें लेकर चलना शुरू हो, वो तो रमजान के महीने में सबसे ज्यादा इंटॉलरेंट होते हैं लोग। मतलब अगर आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो ना, तो जो माशाल्लाह हॉर्न की गालियां चल रही होती है, बाहर के मुल्क में अगर आप हॉर्न बजाए ना तो उसको एक गाली के मुतरादिफ समझा जाता है। दे थिंक दैट यू आर एक्चुअली अब्यूजिंग देम, और यहाँ पे बेतहाशा पी 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 एक दूसरे के साथ, भाई कहाँ जाने। मैं तो पूछती हूँ किडनी फेल ज्यादा ये होता है कि जब आप इतनी ज्यादा इम्पेशंस दिखा रहे होते हैं, आप इतने, तो वो सारी चीजें जो आपके जो है ना किरदार का हिस्सा बनती जा रही है, उससे सबसे बड़ा नुकसान आपको खुद है। क्योंकि देखिए हर सुबह हमें उठ के किसकी शक्ल देखनी पड़ती है, अपने आप की। हम जब हमें कोई बात कहता है तो किससे सबसे पहले हम बात करते हैं, अपने आप से।
कोई हमें कोई बुरी चीज कह दे, कोई अच्छी चीज कह दे, तो जो ये क्वालिटीज है, ये जब आप अपनी जो है किरदार का हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता कर करके बनाएंगे, तो फिर आप जिस तरीके से दूसरे से गुफ्तगू कर रहे होंगे तो अपने आप से भी तो वैसे ही करते होंगे। अगर आप उससे 4 गालियों में बात करते आपने कल भी की थी कंपैशन की, सेल्फ कंपैशन, तो वो है ही नहीं ना। और जैसे आप, बिकॉज आप हैप्पीनेस कोच हैं, तो हैप्पी पीपल नेवर से unhappy things or unkind things. I think people never say unkind things. Yeah. So be it happy or It's unhappiness. unhappy people. What motivates this? I think देखें सबसे बड़ी बात यह कि ये जिंदगी जो हमें अल्लाह ताला ने दी है, ये तो एक अमानत है ना, ये जिस्म भी एक अमानत है, बेशक। तो जो रूह है वो भी अमानत है। और जब हमें कोई अमानत देता है तो यहाँ हमारे कैरेक्टर डिफाइन होता है कि उस अमानत में हम खयानत कर रहे हैं या उस अमानत का ख्याल कर रहे हैं, यहाँ से कैरेक्टर बनता है। एंड घूम फिर के अगर आप देखें तो सारी बात यहाँ पे आती है कि, और मेरी अम्मी ने मुझे बचपन में एक चीज़ बोली थी और बार बार बोलती थी कि जिसका जितना ज़र्फ उसकी वैसी अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल। तो हम चाहे किसी को एलिवेट करके यहाँ बिठा दें, अगर नहीं है उसका ज़र्फ, आप यकीन जाने वो यहीं पे रहेगा। और अगर किसी को हमने दबा के रखा हुआ यहाँ पे मगर उसका ज़र्फ है, हाँ जी, वो यू डोंट नीड टू एलिवेट दैट पर्सन, वो कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ के वो इस मकाम पे पहुंच जाए। फलदार दरख्त हमेशा झुका हुआ ही होता है। इंसान को चाहिए बस लोगों को कंधे पे उठा के देखें, अल्लाह ताला खुद आपको ऊपर खींचेंगे, एलिवेट करेंगे। अच्छा, क्योंकि लोगों की मुझे लगता है ये भी एक सोच है कि एक बस इतना सा हिस्सा है कामयाबी का, इतना सा हिस्सा है खुशी का, अगर कोई एक इंसान ले गया तो हमें तो नहीं मिलेगा। हाँ। मतलब उनकी सोच इतनी ऐसी महदूद है कि उनको लगता है महदूद, कि उनको लगता है बस ये एक ही पोर्शन है खुशी का, हाँ बस यही रखा हुआ है, अगर ये इसको मिल गया भाई तो हमें तो खुशी नहीं मिलेगा। जबकि ये वो वाली चीजें हैं जो कि बिल्कुल ही जो है ना खत्म ही नहीं हो सकती। बढ़ती हैं, ये बढ़ती हैं। लोगों को लगता है कम हो जाती है, ये बढ़ती हैं। बिल्कुल। आप अगर मुस्कुरा के किसी को देखें तो अगला बंदा किसी और को मुस्कुरा के देखेगा, ये पास ऑन होती रहेगी। इट मल्टीप्लाइज। और आपने जो कहा ना कि उसका इम्पैक्ट है, वो यही है कि आप हमारे कल्चर में इससे अंदाजा लगाएं कि आप किसी को देख के मुस्कुरा दें, अच्छा अब बेहतर हो रहा है। थैंक गॉड फॉर मिलेनियल्स एंड जेन ज़ीज़। And I would say this, मैं बहुत ओपनली कहूंगा कि आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम 70s वालों की तो स्टिफनेस इतनी थी, किसी को देख के हंस दो तो बोलते थे मेरा आपसे मजाक है, आप क्यों हंस रहे हैं मुझे देख के। अब वाकई पीपल गिव यू स्माइल्स, यू नो व्हेन यू ट्रैवलिंग, तो अब आप देखें ना कहीं पे भी जाके आपका दिल चाहता है मुस्कुराएं, तो लोग आगे से दे स्माइल बैक। अब हमारे यहाँ वो कल्चर अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है जहाँ पे अब आप किसी को भी देख के रैंडमली जिम में भी जाएं, किसी को बोलें हेलो तो आप कह सकते हैं, तो वो सख्ती खत्म हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि it'll take time but we'll be there, but थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी हमें इस चीज़ के ऊपर कि हम वो जो छोटे छोटे चांस होते हैं ना जिसपे हम मौका उठाते कुछ भी कर जाते हैं जी, एक्चुअली वो टॉलरेंस है। एग्जैक्टली, लेट इट गो, माफ करें। ऐब सबसे बड़ी बात ये, और ये तो हमने बचपन से सीखा है, आप किसी का ऐप छुपा लें अल्लाह आपका छुपा लेगा, और हम ऐप भरे हैं। बहुत ही अच्छी बात मुझ में, मतलब अगर कोई कहता है कि जी हैप्पीनेस कोच होने का मतलब ये है कि उदासी नहीं, भाई बहुत उदासी है, बहुत से चीज़ों से गुजरते हैं। आई हैव लॉस्ट समबडी रियली क्लोज टू मी, ये मेरा दूसरा रमजान है उनके बगैर। माई मदर वॉज द फोर्स दैट यूज्ड टू ड्राइव द पॉजिटिविटी आउट ऑफ मी, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम हंसना छोड़ देंगे, हम जिंदगी में पॉजिटिविटी देखना छोड़ देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बात है ना कि इन्नमल अमालो बिन्नियात, और मुझे लगता है हमें इस टॉपिक पर भी बात करनी चाहिए कि इंटेंट वर्सेस इनिशिएटिव। तो ये जो इंटेंट है ना, अगर हम यहाँ से अच्छा सोच लें, अल्लाह ताला वाकई में लोगों के दिलों में डाल देते हैं। बिल्कुल, और इसी पे हम मजीद रोशनी डालेंगे। बुरहान, कल आपसे जब मुलाकात होगी हमारी, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज वंडरफुल हैविंग अ कन्वर्सेशन। आई एम श्योर हमारे ऑडियंस से भी बहुत कुछ सीखा होगा। मंशा, हम अच्छी आई थिंक कन्वर्सेशन, मैं चाहती हूँ हम एक बार ऑडियंस को ये बता दें कि वो भी इस किस्म के अपने जो है किस्से और कहानियां हमसे शेयर करें, अपनी इफ्तार के बारे में हमें बताएं, हमें सहरी के बारे में बताएं, हमारा और ये जो इंटॉलरेंस के हिसाब से भी, कंपैशन के हिसाब से भी, काइंडनेस के हिसाब से, आपको क्या लगता है कि कौन सी क्वालिटी है जो बहुत जरूरी है कि आप अपने अंदर वो जो है उसको डालें और उसको और बेहतर करें। जी जी, लेकिन इससे पहले कि हम और मजीद बातें करें और ये हम ब्रेक ना ले सके, हम एक लेंगे छोटा सा ब्रेक। हम दीगर शहरों में भी जाएंगे, इंटरनेशनली भी बात करेंगे कि क्या हो रहा है रमजान में। सो प्लीज कम बैक टू जहान रमजान। अरे
आप लोग वापस आ गए। वेलकम बैक टू जहाने रमजान। मैं और मंशा, हमारी कॉन्वर्सेशन जारी और सारी है। आज बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई है ना मंशा? बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं। हमारा आज का मौजू था टॉलरेंस, जिसपे हमने बुरहान शाह से भी बात की और हमारे जो गेस्ट आए थे नासिर फोड़ो साहब, उन्होंने भी जरा हमें सिंपल लाइफ के बारे में जी उन्होंने हाँ जी निसार, सॉरी मैं बार बार उनका नाम गलत, निसार फोड़ो साहब, उन्होंने हमें सिंपल लाइफ के बारे में ना जरा बताया कि वो जरा सादगी पसंद है। और हमारे साथ जो है अब हम जाने वाले हैं लाइव जो है जमजम सईद के साथ कराची में। और बिल्कुल, और मैं ये बताना चाहूंगी कि शिराज शिराजी शक्करपड़िया से भी हमें ज्वाइन करेंगे। ये बड़ा कोई लिरिकल नाम है और वो जगह भी उनसे जो है वो मैच कर रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जमजम कैसी हैं आप? आज तो मेरा गला बैठा हुआ है। कब से आपका इंतजार कर रही थी। अरे सो सॉरी। इस वक्त मैं ओल्ड सिटी एरिया लियारी के इलाके ली मार्केट में मौजूद हूँ। क्या बात और यहाँ पर जैसे ही चूंकि अब 1 घंटा ही बाकी रह गया है और आपको आज मैं मजे मजे की चीजें दिखाती हूँ। ये समोसा, ये चिकन क्यू रोल और ये अरबी पफ इसको कहा जाता है। ये स्पेशली यहीं पर बनता है। और इसके साथ एक मजे की चीज और है, ये है कीमे की टिकिया। इसमें कीमा भरा जाता है इस टिकिया में और लोग जो है वो बड़े शौक से इसको मलाई के साथ भी खाते हैं, कोई जो है वो चटनी के साथ खाते हैं। यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूंगी कि आपको रश दिखाए कि अभी जो है वो 1 ही घंटा बाकी रह गया, इसलिए लोग जो है वो धड़ाधड़ तेजी से जो है आ रहे हैं। हर कोई चाह रहा है कि उसे पहले ये मिल जाए। और बिल्कुल लियारी जो है वो कराची का दिल भी माना जाता है और यहाँ के जो खाने हैं वो भी बिल्कुल मुनफरिद होते हैं। इसके बाद जब जो लगाया जाएगा ठेला वो होगा हलीम बिरयानी का, यानी बिरयानी के ऊपर बीफ हलीम जो है वो डाली जाएगी, उसकी एक लेयर बनाई जाएगी, उसके बाद ऊपर फिर से सफेद चावल डाले जाएंगे। यकीन करें उसका मजा ही अलग होता है। मैं तो आपको इनवाइट करती हूँ इफ्तारी के बाद आप आइए, भी आए लियारी का। भाई किसी दिन हम जमजम को कहेंगे, हमारी फेवरेट है जमजम। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो अभी किस रश के इलाके में वो खड़ी हुई है और हमें कितने मजे से बता रही है। अब शक्करपड़िया की तरफ भी चलते हैं। शिराज शिराजी शक्करपड़िया से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है आप? बिल्कुल खैरियत से। आप बताइए क्या हो रहा है, कैसे आप वहाँ मौजूद हैं, क्या गहमा गहमी चल रही है, क्या खाने हैं वहाँ? मुझे लग रहा है इस्लामाबाद में फिर भी थोड़ी खामोशी है। देखिए 2-3 दिन से आप लोग जमजम की तारीफें कर रहे थे तो आज उनका गला भी खराब हो गया है। जिस तरह जमजम कराची की सूरत हाल बता रही थी तो शक्करपड़िया में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। इस्लामाबाद का फुर्तिजा मुकाम है और यहाँ पर भी जो गुरबा है, जो मसाकीन है, जो रोजा अफ्तार की इस्तात नहीं रखते, उनके लिए यहाँ पर इफ्तार दस्तरखान का अहतमाम जो है वो किया जाता है। मेरा कब में इस वक्त भी तैयारियां जो है वो जारी है और जो मुस्तहिकीन अफराद है उनके लिए यहाँ पर इफ्तार दस्तरखान का अहतमाम किया जाता है, जिसमें उनको मुख्तलिफ मजे मजे के जो पकवान है उनसे उनकी तवाज़ुन की जाती है। इसके अलावा जो फ्रूट्स है, शरबत है, समोसे पकौड़े उस दस्तरखान में मौजूद होते हैं। वो तैयारी भी अब से कुछ ही देर कबल हम जब यहाँ पर पहुंचे तो मुकम्मल तौर पर यहाँ तैयारियां जो है वो की जा रही थी। तो वो इस्लामाबाद में इस टाइम खामोशी हो जाती है क्योंकि इस्लामाबाद जो है वो परदेशियों का शहर है और इस्लामाबाद के जो बासी है वो रोजा अफ्तार के लिए अपने अपने घरों को तो चले जाते हैं, लेकिन जो कुछ मजदूर है, जो गुरबा है, उनके लिए दस्तरखानों का जो है वो अहतमाम किया जाता है। और उस वक्त भी शक्करपड़िया में जो यहाँ पर आसपास के मुख्तलिफ जो मुकामात में सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे यहाँ पर कुछ दीगर काम करने वाले हो, रहीबान हो, तो उनके लिए खास तौर पर इस दस्तरखान का जो है वो अहतमाम किया जाता है। और थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा हमारी जो ट्रांसमिशन है उसमें जरा लाइव है ना? जी लाइव है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट आया है, लेकिन हमें बता रहे थे शक्करपड़िया से कि वहाँ फिर भी थोड़ी खामोशी है और कराची में काफी रौनक है अभी। जी थैंक यू सो मच शिराज, थैंक यू सो मच जमजम। और शिराज के लिए भी मैं एक बात जरूर ये कहना चाहूंगी कि जिस फर्राटे जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी, सारी इन्फॉर्मेशन हमें डिस्कनेक्ट होने से पहले उन्होंने पहुंचा दी कि इस्लामाबाद में इस्लामाबाद में जो भी कैमरामैन मौजूद है ना, मेरी उनसे दिली ख्वाहिश ये है और मेरे उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज आगे इधर इर्द गिर्द का इलाका भी दिखाएं। हम देखना चाहते हैं, हमारी आवाम देखना चाहती है, हमारे ऑडियंस भी हो, सिर्फ दरख्त हो, तो हम तो कराची के लोग जो है इस्लामाबाद की जो है ना सब्ज माहौल से भी बड़ा मुतासर हो जाते हैं। एग्जैक्टली। हमारे साथ हमारे दो जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं जो हमारे साथ आज मौजूद हैं, आलिमा शिरीन जैदी और प्रोफेसर हुमैरा हनीफ, आप
आपको हमारी इस शो पे वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और कैसे रमजान हैं? मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान का तीसरा रोजा आप दोनों को भी आपको बहुत मुबारक हो। मुबारक हो। अच्छा जी, सो आज बेसिकली हमारा वैसे तो जनरल टॉपिक टॉलरेंस का है, लेकिन हजरत फातिमा अली ज़हरा का आज रोज़े मुबारक विसाल का भी दिन है, तो मैं दोनों से चाहूंगी कि उस पर ज़रा रोशनी डालिए कि उनकी ज़िंदगी में क्या ऐसी चीज़ें थी जो हमारे लिए आज तक मिसाल बनी हुई और हमारी ख़वातीन को उनकी पैरवी करनी चाहिए उन्हीं मिसाल की बुनियाद पर। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर एक का नज़रिया अपना देखने का होता है। बिल्कुल। मेरा अपना नज़रिया जो है वो ये है कि जनाब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ज़रिए बेटियों को जो इज़्ज़त और जो मकाम मिला, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इज़्ज़त और मोहब्बत और शफ़क़त दी कि तमाम बापों के लिए एक मिसाल बन गई। बेशक आपको दुआ करवाने के लिए किसी पीर फ़कीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। माँ से दुआ करवा लें, माँ नहीं तो बहन से दुआ करा लें, और बहन नहीं तो बेटी से दुआ करवा लें। ये बेटियां जो होती हैं ना बड़ी ठंडी होती हैं। जनाब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेहतरीन बेटी, बेहतरीन माँ, बेहतरीन बीवी, और हम औरतों के लिए तो बहुत बड़ी मिसाल, खातून जन्नत। आप सोचिए कि एक वो ऐसी खातून जो घर से कभी निकली ही नहीं। जब आप पूछा गया कि कोई ऐसा मौका जो आप निकली हो, तो वो मौका था जब हज़रत खुदैजा का इंतकाल हो चुका था, विसाल हो चुका था, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में नमाज पढ़ रहे थे। जी। उस वक्त अबू जहल मरदूद ने ऊँट की ओजड़ी आपके गर्दन पे रखी। ये इत्तला किसी ने आके महबूब रब्बुल आलमीन के दरवाजे पे दी कि घराना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो जाके काबे में क्या हो रहा है। उस वक्त ये नन्ही फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, क्योंकि बाप की बुराई दुनिया कर ले, एक बेटी नहीं कर सकती। बेटी को बाप से कुछ लगाव अल्लाह ने दिया ही है, और फिर वो बेटी वो कि जिनको बाप सूंघ के कहेंगे जन्नत की खुशबू आती है। तो आप छोटे छोटे कदमों से भागती भी गई, और अपने नन्हे नन्हे हाथों से ना सिर्फ ये कि वो गंदगी दूर की, और उंगली पकड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कुएं के पास लाई। रोती जाती थी, पीछे से पीठ साफ करती जाती थी, और आपने कहा कि अल्लाह, जिन्होंने मेरे बाप को परेशान किया तूने बर्बाद कर दे। अजीब वाक़या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बद्दुआ नहीं दी। ताइफ में लहू लुहान हुए, कितने आप पर सख्तियाँ की गई, लेकिन उस दिन नन्ही फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जुमले पे कहा, अल्लाह फातिमा जो कहती हैं कबूल कर लीजिए। तो आप बहैसियत बेटी अगर देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने नज़दीक थी, उसका अंदाज़ा तो इसी बात से लगा लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया था कि बेटी मुझसे सबसे पहले आके तुम ही मिलोगी। तो हम औरतों के लिए, खास करके बेटियों के लिए आप बहुत बड़ी मिसाल हैं कि वो मर्द जो कब्र में जिंदा बेटी को दबा कर पाँव रख के कहता था दबा दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आते देखकर अपनी चादर बिछाई और अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह बैठे और अपनी जगह पे जनाब फातिमा ज़हरा को बिठाया। ये बेटी को इतनी इज्जत थी कि खड़े हो गए। तो बेटियों को जो है ना ये प्यार मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो मिला, लेकिन जनाब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आप बाप के साथ जो शदीद मोहब्बत और बाप की शफकत, वो हमें इनकी जिंदगी। आलमा शरीन ज़ैदी प्लीज आप भी जरा इस बात को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरुन व मुईन। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ फरमाया है। और बात है जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के एतबार से आप पर हमारा लाखों दुरूद और लाखों सलाम हो, आप पर, आपके बाबा पर, आपके खानवादे, आपकी आल औलाद पर। और जहाँ तक पैगाम की बात आती है सीरत जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, तो अभी जैसे प्रोफेसर साहिबा बयान फरमा रही थी, उम्मे अबीहा, यानी आपने उस मोहब्बत को दिखाया है अपने बाबा से जिसका क्या आलम है, जिसका क्या कहने हैं। और मैं यहाँ पे एक और टाइटल जिक्र करना चाहूँगी आपका, जो मेरे एतबार से बहुत ही शानदार है। बहुत सारे टाइटल आपको मिले हैं, आप उम्मे अबीहा हैं, आप रादिया हैं, मर्जिया हैं, बतूल अज़रा हैं, फातिमा हैं, ज़हरा हैं। वहाँ आपका एक टाइटल सैयदतुन निसाइल आलमीन,
और ये मामूली टाइटल नहीं है। आप देखिए वो रब्बुल आलमीन है, उसकी जो हुज्जत उसका नबी रहमतुल लिल आलमीन, और जो नबी रहमत की रहमत है वो सैयदतुन निसाइल आलमीन की ज़ात है। और देखा जाए तो इन तीनों में आलमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और यही मौका था कि जब रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि या रसूलल्लाह, जैसे मरियम अपने ज़माने की औरतों की सरदार थी, ऐसे ही क्या जनाब फ़ातिमा ज़हरा अपने ज़माने की औरतों की सरदार हैं? तो रसूल ने फरमाया वो मरियम सलामुल्लाह अलैहा थी जो अपने ज़माने की औरतों की सरदार थी। आपने फरमाया अम्मा इब्नती फ़ातिमा ज़हरा सैयदतुन निसाइल आलमीना मिनल अव्वलीना वल आखिरीन, यानी अव्वल और आखिर में जितनी ख़वातीन हैं उनकी अगर कोई सरदार है तो वो खातून जन्नत जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात है। और जहाँ तक शहज़ादी कौनैन से पैगाम लेने की बात आती है, आप जैसे बयान फरमा रही हैं कि जनरली जो आपका टॉपिक है वो टॉलरेंस है, तो मैं यही कहना चाहूँगी आपकी शख्सियत चाहे बचपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे बाबा का घर हो, चाहे आप बाबा के घर से शादी होकर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के घर में गई हूँ, तो हर ज़माने में देखा जाए आपके वजूद में वो बर्दाश्त और टॉलरेंस हमें मिलती है। बचपन में कितनी कमसिनी में आपकी माँ का साया आपके सर से उठा, लेकिन उसके बावजूद कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। वो जो शेब अबी तालिब में शहज़ादी कौनैन ने ज़िंदगी गुजारी, कितनी तंगी है, कितनी सख्तियां हैं, बाइकॉट है, हर एतबार से कोई आ नहीं रहा, कोई ग़िज़ा का एहतमाम नहीं है, लेकिन हर एतबार से देखा जाए तो शिकवा नहीं है, शिकायत नहीं है, बर्दाश्त है, सब्र तहम्मुल है। और यही मौका होता है कि जब आप इंसान का सबसे ज़्यादा सब्र सामने आता है ना, जब इंसान पर मुश्किलात आती हैं तो देखने में आता है अब ये कितना साबिर है, कितना शाकिर है, शिकायत करता है या नहीं करता। आम हालात में तो जाहिर है एसी हो और अच्छी ग़िज़ाएँ हो तो ज़ाहिर है सब शुक्र और इसके साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन मौका वहाँ आता है कि जब हालात की तंगी हो, सारे माशरे से आपको काट दिया जाए, बाप पर मसाइब और मुश्किलात हो, उसके बाद इंसान का सब्र वो अगर आला दर्जे पर हो तो वो बनता है कोई और नहीं, शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात। और मैं आज तमाम ख़वातीन के नाम एक और पैगाम देना चाहूँगी, यकीनन अगर वक्त में गुंजाइश है। जी 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 कहिए। ज़ाहिर है कि शहज़ादी कौनैन की सीरत के बेशुमार और बेतहाशा पहलू हैं और हर पहलू में हमें कोई ना कोई मैसेज मिलता है, लेकिन मैं वो रिवायत नकल करना चाहती हूँ कि जब जनाब सलमान फ़ारसी वो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के घर में आते हैं और आपको देखते हैं कि चक्की आप पीस रही हैं, आपके हाथों से खून रिस रहा है, अपने घर के उमूर को अंजाम दे रही हैं, उस आलम में जनाब सलमान फ़ारसी की आंखों में आंसू आए और वो रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी का जो मैं आलम देख कर आया हूँ वो मामूली नहीं है। बादशाहों की बेटियाँ सोने की कुर्सियों पर बैठी हैं, मखमल का लिबास ज़ेबतन करके बैठी हैं, लेकिन जो रहमतुल लिल आलमीन की बेटी है उसका ये आलम है। तो उस मौके पर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ सलमान, ये जो रेशमी लिबास है और जो मखमल का लिबास है, सोने की कुर्सियाँ, ये सब कुछ आखिरत के लिए अल्लाह ने ज़ख़ीरा कर रखा है। और यहाँ से हमें पैगाम भी मिलता है ना कि ज़ाहिर है इंसान की ज़िंदगी में जब मुश्किलात आती हैं तो वो इस बात पर सब्र करे कि यकीनन इस मुश्किल का जो वो मुश्किल टाइम गुजार रहा है उसका यकीनन अजर होगा, उसे अल्लाह की बारगाह में मैदान महशर में ज़रूर मिलेगा। और फिर जनाब सलमान फ़ारसी ने जैसे ये जुमला कहा तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ सलमान, इतना बताओ मेरी बेटी उस वक्त कर क्या रही थी? कहा या रसूल अल्लाह, ये तो मैंने नहीं देखा। कहा मेरी बेटी चक्की भी पीस रही थी और उसके लबों पर कुरान की तिलावत थी। और कौन सी आयत की तिलावत कर रही थी? फरमाया कि ए परवरदिगार, सूरह नहल की आयत है, जो कुछ तेरे पास है वो बाकी रह जाने वाला है और जो हमारे पास है वो ख़त्म होने वाला है। यानी इंसान अगर अपनी सादगी को अपनाए और पैगाम उसके जहन में ये महफूज रह जाए कि यकीनन आज जो मैं दे रही हूँ वो बाकी है, जो अल्लाह के लिए है उसमें बका है। थैंक यू जी। प्रोफेसर साहिबा, आपसे भी मैं यही सवाल पूछना चाहूँगी कि इन्होंने बड़ी खूबसूरती से, आपने भी निशानदेही की कि उनकी पर्सनैलिटी में क्या क्या खसूसियात थी, जिसमें सब्र, टॉलरेंस और वो ये कि अभी नहीं है लेकिन बाद में होगा, इस बात का एहसास। आप मुझे किसी एक और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर कोई उनकी जिंदगी का किस्सा बयान कर दें तो हमारी ऑडियंस भी सुन पाएगी। जरा ये एक एडिशन करना चाहूंगी कि जैसे कि आप पहले बता रही थी हमें
कि औरत का क्या दर्जा है। और मैं खुद, मेरी 3 बड़ी बहनें हैं और मेरे घर में कोई भाई नहीं है, और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके घर मेरी भी एक जी, बहन है और मेरी बेटी है और भाई नहीं होता, और लोग इस बात पे दुखी हो जाते हैं। तो जरा उसके बारे में भी हमें बताएं कि बहुत खूबसूरत आपने दोनों बातें की। पहले मैं जो है वो सैयदा की जिंदगी पर देखते हैं। जी। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के साथ तशरीफ फरमाते हैं। अच्छा, इसको रिवायत भी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने किया है। तो जनाब फातिमा ज़हरा तशरीफ लाई और पल्लू में, जिस तरह आजकल औरतें अपने पैसे, अब तो नहीं खैर, पैसे और जेवर लपेटती हैं, ऐसे कुछ लपेट के लाई। और बाबा ने पूछा कि ये क्या है आपके पास? तो कहा कि बाबा 3 दिन से घर में कुछ पका नहीं था, तो आज अली जो है वो कहीं से काम करके कुछ थोड़ा गंदुम लाए, तो मैंने पीस कर कुछ रोटियां बनाई थी, तो मैं आपके लिए भी वो रोटी लाई। मैं जब खाने के लिए बैठी तो मुझे आप याद आ गए, तो मैं आपके लिए लाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 दिन से कुछ नहीं खाया था। वो रोटी खोली और कहा कि बेटी, मैंने 5 दिन से कुछ नहीं खाया था, आओ मिलकर खाते हैं। रोटी आधी आधी की। उस वक्त जनाब फातिमा ज़हरा की आंखों में आंसू आ गए। वो रोटी का निवाला रख रही थी, और वो इसलिए नहीं रो रही थी, बाप की अबरू हिले तो आसमान से जिब्राइल आ जाए, ख्वान सज जाए। वहाँ वो मोहब्बत का तकाजा जो बाप के लिए आ गई, बच्चों को दिया, शौहर को दिया, खिदमत की, अब बाप के पास आई। अस्सलाम जी एंड वेलकम बैक टू जहाने रमज़ान। और ब्रेक से पहले मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, हमें थोड़ी ब्रेक लेने की ज़रूरत पड़ गई थी, बट हमने बहुत जो है सीखा। आज का जो हमारा मौजू था वो टॉलरेंस भी था, और हमने जो औरत है उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हमने जाना। लेकिन अभी हमारे पास हैं डॉक्टर इरम सबा UAE से, शारजा से, और वो हमें बताएंगी कि रमज़ान UAE में किस तरह मनाया जा रहा है और क्या मसरूफियात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है डॉक्टर साहिबा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने आप को इरम कहलवाना पसंद करती हैं या डॉक्टर इरम कहलवाना पसंद करती हैं? Anything. Iram will be fine, no problem. इरम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस शोबे से, प्रोफेशन से आपका ताल्लुक है, उसी हिसाब से आज हमारा शो चल रहा है। ये गायनेकोलॉजिस्ट है नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूं, और शारजा UAE में इस वक्त बैठी हैं। तो मुझे पहले तो ये बताइए कि आपका कराची से, लाहौर से, पाकिस्तान में कहाँ से ताल्लुक है? कराची की है। चले। और कितना अरसा हो गया है आपको शारजा में? शारजा में तो नहीं, UAE में कहूंगी एग्जैक्टली 2014 में आई थी, तो 2025 है, ऑलमोस्ट 11 इयर्स। और क्या अभी क्या जो है हो रहा है वहाँ पे रमजान के हवाले से, और वैसे भी डिफरेंसेस कराची के, पाकिस्तान के और UAE के क्या है, उसमें भी थोड़ी सी रोशनी डालें। जब मैं शुरू में आई थी तो मैं दुबई में रहती थी एक्चुअली, और दुबई में मैं रहती थी अलबर्शा आप यूँ समझे थोड़ा सा मतलब एडवांस एरिया है, वहाँ ज्यादा यूरोपियंस हैं, तो वहाँ पे रमजान बड़ा फीका फीका सा हुआ करता था उस जमाने में। अब तो खैर वहाँ पे भी काफी सारे पाकिस्तानीज आ गए। अब मैं शारजा मूव कर गई हूँ, तो शारजा में मतलब इट्स कराची। आप शारजा में आए तो आपको कराची और शारजा में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, इट्स जस्ट कराची। तो हमारी गली में आपको समोसे, पकोड़े, दही बड़े, फ्रूट चाट, एवरीथिंग मिल जाएगी आपको हमारी गली में, क्योंकि हम एक्चुअली मैसूरून में रहते हैं, तो यहाँ सब कुछ मिलता है। दूसरे कि मेरे पेशेंट्स हैं, उनसे मैं रमजान से पहले ही जो है ना सारी तैयारियां करवा लेती हूँ। फिर मेरा अपना क्लिनिक है, तो मैं अपने स्टाफ को भी अफ्तारी देती हूँ, तो वो सारे समोसे, पकोड़े, रोल, पेटीज, ये वो हर चीज भी है। मतलब कराची है एक्चुअली, कराची है। मतलब आप मिस ही नहीं करती पाकिस्तान को, मिस ही नहीं करती खाने के हवाले से? सारे पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तानी रवायात आपको वहीं पे मिल रहे हैं, तो आप फिर सोच रहे होंगे कि अब क्या जरूरत है पाकिस्तान विजिट करने की, ऐसा है? नहीं, पाकिस्तान विजिट करना अलग बात है, क्योंकि जो फ्रूट्स की फ्रेशनेस पाकिस्तान में है ना, ये बात कहीं आ ही नहीं सकती। ऑर्गेनिक है, हर चीज ऑर्गेनिक है यहाँ। सब्जियों का जायका है ना पाकिस्तान में, वो आ ही नहीं सकता। यहाँ पे तो हर चीज बाहर से आती है ना, तो वो जायका नहीं है, मतलब चीज है। अच्छा, ये चीज मगर आई मिस पाकिस्तान। बिल्कुल, ये चीज बहुत नोटिस मैं भी करती हूँ जब मैं बाहर मुड़ जाती हूँ, कि वहाँ के जो फल है और सब्जी है वो खूबसूरत बड़े लगते हैं, लेकिन उसमें वो जायका ही नहीं है जो यहाँ पाकिस्तान में।
इन्होंने आपने डॉक्टर इरम एक बात की कि मैं अपने सारे पेशेंट से भी तैयारियां करवा लेती हूँ, तो क्या तैयारियां करवाती, क्या कौन सी तैयारी करवा लेती हूँ? मैं पैसे देती हूँ उनको, वो बना के देते हैं। अरे वाह, अच्छा पैसे देती हूँ, बना के देते हैं मुझे। मेरे पेशेंट्स कुक है ना, अच्छा, होम किचन, तो वो मैं उनको पे कर देती हूँ, क्योंकि मेरा अपना क्लिनिक है पर्सनल फुल, तो मुझे अपने स्टाफ को भी अफ्तारी भेजनी होती है। तो वो मतलब काफी बल्क में हमारे यहाँ अफ्तारी बनती है डेली की बेसिस पे, तो वो नीचे भी जाती है क्लिनिक पे। तो मतलब हम लोग ऊपर नीचे, हमारा घर ऊपर है, क्लिनिक नीचे है उसी बिल्डिंग में ना। तो वो पेशेंट से बल्क में बनवाना पड़ता है, क्योंकि इतना ज्यादा फ्राई करना पड़ता है डेली बेसिस पे। तो अभी चल रही है बस तैयारियां, इस वक्त अफ्तारी होने वाली है। इफ्तार के वक्त आपका क्लिनिक बंद नहीं होता, इसका मतलब इफ्तार आपके क्लिनिक बंद होता है। फ्रंट डेस्क ऑन होती है। फ्रंट डेस्क का मतलब ये कि जो अपॉइंटमेंट्स वाले लोग होते हैं, जो फ्रंट डेस्क पे रिसेप्शनिस्ट होते हैं, वो सारे होते हैं ना, 4-5 वो लोग बैठे होते हैं। तो बेचारे उनका क्या कसूर है कि वो मेरी क्लिनिक पे एम्प्लॉइज हैं। सही बात है, बिल्कुल। भी अफ्तारी जाती है। अच्छा, मुझे एक सवाल पूछना है डॉक्टर इरम आपसे। जनरली जो ओवरसीज हमारे मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, डिफरेंट जगहों से लोग आते हैं और सब अपनी तरीके से जो है वो इफ्तारी और सहरी करते हैं। सो सिंस आप शारजाह में बैठी हैं और आपने ये भी कहा दुबई जो है वो मोर ऑफ अ कॉस्मोपॉलिटन एरिया है जहाँ पे फॉरेनर्स ज्यादा है, 160 नेशनैलिटीज। हाँ, तो मुझे ये बताइए कि शारजाह में भी ऐसे हैं कि आपको इंडियंस मिलेंगे या श्रीलंकन मिलेंगे या बांग्लादेशी मिलेंगे? यार हमारे स्टाफ वी आर हाफ पाकिस्तानीज, हाफ इंडियंस। वी हैव सुडानी एज आवर स्टाफ, वी हैव पाकिस्तानी, वी हैव फिलिपीनीज, एंड वी ऑल सेलिब्रेट रमजान लाइक इट्स अ सेलिब्रेशन इन आवर क्लिनिक। और जो नॉन मुस्लिम्स भी हैं वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। क्विजीन में क्या डिफरेंस है? और मुझे भी यही क्यूरियोसिटी थी कि उनकी कौन सी खास चीज आती है इफ्तारी, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ ना, मैं शारजाह या कहीं भी विजिट करती हूँ, तो मुझे वो इंडियन अचार जो होते हैं ना वो बहुत बेतहाशा पसंद है, तो वो मेरी उनसे दरखास्त है। अच्छा, इंडिया, अगर आपको थोड़ा सा पता हो कि इंडिया बहुत बड़ा है, साउथ इंडिया अलग है, नॉर्थ इंडिया अलग है। एब्सोल्युटली, नॉर्थ इंडिया हमारे जैसा है, ठीक है, सेम है। और साउथ इंडिया जो है उसमें इडली, डोसा और जो सांबर और वो चीजें ना, वो मुझे बहुत पसंद है, सेम। और मैं उसको खौश शौक से खाती हूँ, तो वो उनका डिफरेंट है। तो हमारे पास जब हम लोग डिनर करते हैं ना, एक्चुअली हमारा डिनर और लंच क्लिनिक की तरफ से होता है सारे स्टाफ के लिए। अच्छा। तो उनका भी आता है खाना और हमारा भी खाना आता है, तो हम लोग सब शेयर करते हैं। हम साउथ इंडियन खाना, फिलिपीनी खाना, पाकिस्तानी खाना, वी ऑल शेयर। तो कुछ कुजीन्स उनके मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो कि हैं इडली, डोसा, सांभर टाइप के। और अफ्तारी में हमारी तरह के खाते हैं वो लोग, रोल, समोसे, पकौड़े, है ना। और बाकी फिर उसके बाद आ जाते हैं अपने पत्ते पे वो चावल डाल के, और फिर जो है वो जो इडली सांभर, वो हम भी खाते हैं उनके साथ। जब हम उनके साथ खाते हैं, उनके साथ खाते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर इरम, आपने हमें शारजाह का हाल बताया और बताया कि वहाँ पे कितनी सारी चीज एक साथ मिल के और बैठ कर नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं। इफ्तारी नाश्ता जो है एक्चुअली इंडियन जो है ना हर खाने को बोलते हैं। हाँ, तो मेरे मुंह से बेसाख्ता नाश्ता निकला, बिकॉज मैंने काफी टाइम गुजारा है इंडिया में भी। लेकिन इस वक्त हमारे पास सऊदी अरेबिया से हैं इमरान अवान, जो हमें वहाँ बताएंगे, वहाँ कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो हमें बताएंगे कि वहाँ इस वक्त क्या हो रहा है। जी, सऊदीया में रमजान के हवाले से जो रूटीन है वो काफी चेंज हो जाती है। अगर हम बात करें, रमजान जब स्टार्ट होता है तो वहाँ पे मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर पे से सेल जो है वो शुरू हो जाती है। इसमें ज्यादातर जैसे फल है या सब्जी वगैरह है या जो ग्रासरी के आइटम है उस पे काफी सारी डिस्काउंट लग जाती है। और अगर हम बात करें ड्यूटी के हवाले से, तो लेबर तबके की ज्यादातर जो ड्यूटी है वो शाम के टाइम होती है, ताकि उनका जो मेहनत मशक्कत के लिए उनको आसानी हो। और जो ऑफिस टाइमिंग होती है वो सुबह से ही स्टार्ट होती है, सुबह 8 बजे से लेके 12-1 बजे तक। यानी आम रूटीन में अगर हम देखें तो जॉब का जो दौरानी होता है वो 8 घंटे होता है, मगर रमजान के लिए स्पेशल 5 से 6 घंटे के तक उसको महदूद कर दिया जाता है। और अगर हम बात करें सऊदी कल्चर के हवाले से, जो सऊदी कल्चर है यहाँ पे, वो अक्सर लोग इस खास तौर पे रमजान के लिए उन्होंने स्पेशल हैमे तैयार किए गए होते हैं, जिसमें वो अपने दोस्त अहबाब के साथ सऊदी कहवा और खजूर को एंजॉय करते हैं। यहाँ पे जो रूटीन है दूसरे ममालिक से हट के होती है कि रमजान को वो एक अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं, अपने घरों में, बाजारों में लाइटें लगाते हैं और उसको एक खूबसूरत तरीके से डिस्प्ले करते हैं इन्हीं रमजान के लिए स्पेशली। जी, थैंक यू सो। ये इमरान अवान हमें बता रहे थे सऊदी अरब से। और लेकिन अब हम जाएंगे दुनिया के दूसरी तरफ, बर्मिंघम से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोइन अहमद, और वो हमें बताएंगे कि बर्मिंघम में आज तीसरा रोजा किस तरह मनाया जा रहा है।
जी बिल्कुल, आज बर्मिंघम में बहुत बड़ा इवेंट का इनेकाद किया गया है OWS UK की जानिब से, जो कि बहुत बड़ी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से बाकायदा तौर पर रमज़ान मुबारक में इसका आगाज़ किया गया है कि जो यतीम बच्चों को जिनकी तालीम के लिए, जिनके घरेलू खर्चात को पूरा करने के लिए और जो स्पेशली खाना मुहैया करने का जो इंतजाम ये करते हैं, उसकी गर्ज से इन्होंने इनेकाद किया गया इस महफिल का। और यहाँ पे बर्मिंघम भर से ख़वातीन व हज़रात ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की है और जबकि कुछ सियासी और समाजी शख्सियात भी यहाँ पे शामिल हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ कर डोनेशन में हिस्सा लिया है। और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो इन्होंने बताए कि जिसमें तालीम भी थी, उसमें घरेलू जो ख़वातीन जो कि सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं उनके लिए भी उनको सहूलियात मुहैया करने के लिए, और जो यतीम बच्चे हैं उनको खाना मुहैया करने के लिए पूरे मंथ के लिए किसी बच्चे की जिम्मेदारी भी ली जा सकती है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ बताए गए और लोगों ने इसमें अपनी इस्तात के मुताबिक बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया है। और कुछ लोगों ने कमिट भी किया है कि वो पूरे साल के लिए किसी यतीम बच्चे की हिफाजत का भी जिम्मा लेंगे। और इसके साथ साथ ये भी है कि रमज़ान मुबारक में बर्मिंघम भर में चैरिटीज़ का जो एक सिलसिला है वो बहुत उरूज पे होता है, जो कि लोगों ने ज़कात देनी होती है, एहतियात देने होते हैं रमज़ान के महीने में। तो लोगों की कोशिश होती है कि जो भी प्रोजेक्ट्स वो पूरा साल चलाते हैं तो उसके लिए जो डोनेशन इकट्ठी करनी है वो रमज़ान के महीने में जो कि लोग देना चाहते हैं तो उनसे इकट्ठी की जाए, और पूरा साल जो लोग मुस्तहिकीन हैं, जो मदद के मुंतज़िर रहते हैं लोगों की, तो उन तक वो पहुँचाई जाए। और जो यहाँ के मुंतज़मीन हैं उनका ये भी कहना है कि हमारा जो मकसद है वो ये है कि जो भी आप डोनेशन करेंगे उसका जो एंड रिजल्ट है, जो एंड यूजर तक उसको बाकायदगी के साथ और पूरा एहतमाम है, क्लीन एंड क्लियर जो उनका प्रोसेस है उसके तहत वो उसको पहुंचाएंगे। और आप अगर कोई पर्सन चाहता है कि वो अपने जिस बच्चे की वो कफालत कर रहा है उसको देखना चाहता है, उससे मिलना चाहता है, तो वहाँ पे जाकर उससे मिल भी सकता है। तो इसकी क्लैरिटी जो है उसको इंश्योर किया जाता है और तमाम लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और ख़ासतौर रमज़ान मुबारक में जो इफ्तारी के टाइम पे जो एक रूह परवर समा होता है उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए लोग भी देते हैं और जो इदारे हैं वो लोगों से लेकर मुस्तफीद तक पहुँचाते हैं। थैंक यू सो मच। मोइन अहमद थे हमारे साथ बर्मिंघम से। और अब हम जा रहे हैं स्वीडन की जानिब, जहां ज़ुबैर हुसैन हमें बताएंगे कि स्वीडन में आज क्या हो रहा है। ज़ुबैर हुसैन जी, अगर यूरोप में इस्लाम की बात की जाए और खुसूसी तौर पर स्कैंडिनेवियाई ममालिक में इस्लाम की बात की जाए तो ये इस्लामिक सेंटर नॉर्डिक रीजन का सबसे तारीखी इस्लामिक सेंटर और स्वीडन की दूसरी कदीमी मस्जिद में शुमार होता है। 1960 और 70 के अवाइल में जब यूगोस्लाविया, तुर्की और दीगर मुस्लिम ममालिक से लोग जब यहाँ पर आर्जी तौर पर काम करने के लिए आए तो उन्होंने अपने लिए एक मस्जिद का एहतमाम करना चाहा और ये जो मस्जिद है उसके लिए शहरी हुकूमत ने तकरीबन 32,000 मुरब्बा पे ये ज़मीन जो है वो अलॉट की ताकि यहाँ पर इस्लामिक सेंटर कायम किया जाए और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तब्दील किया। जबकि 2008 में मालियाती मसाइल के बायस इस मस्जिद को कर्नल कज़ाफी ने 30 मिलियन स्वीडिश क्रोना जो है वो दे के मस्जिद को खरीदा और मुसलमानों के हवाले किया। पाकिस्तान ने इस मस्जिद की तामीर में कुछ यूँ हिस्सा लिया कि जन्नत ज़िया-उल-हक के दौर में यहाँ पर कालीन का अतिया जो है वो दिया गया। इस मस्जिद में ना सिर्फ जो है वो नमाज अदा की जाती है बल्कि यहाँ पर सहर व अफ्तार के शेड्यूल, चांद का ऐलान और नमाज ईद उल फितर या नमाज जनाजा हर किस्म की रसूमात यहाँ पर अदा की जाती हैं। जबकि इस मस्जिद के अहाते में एक इस्लामिक स्कूल भी कायम किया गया है जहाँ पर बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है। थैंक यू सो मच ज़ुबैर हुसैन, थैंक यू सो मच। आपने स्वीडन से हमें एक नॉर्डिक जगह का जो है वो स्कैंडिनेवियन, हाँ, जहाँ पे इस्लामिक सेंटर है, जहाँ पे स्कूल भी है, उसके बारे में बताया। और हम हमेशा जो है ना महदूद रह जाते हैं, हम सोचते हैं बड़े सगीर से बाहर नहीं निकलते हम, और यहीं पे है। जी, अब हम लोग जो है आपको बताते चलें कि हमारा जो शो आपने देखा है और आपने पसंद किया है और हमें बता भी रहे हैं, ये आप तक पहुंचाने में हमारे पास बहुत सारे लोगों का हाथ है, जिसमें से हमारे स्पॉन्सर्स हैं पेप्सी, फूड पार्टनर्स है KFC, इफ्तार पार्टनर है सनरिज, जबकि अप्लायंस पार्टनर है ग्लैम गैस और किचन पार्टनर है ऑसम किचन। अच्छा, तो हम अपने ऑसम किचन की तरफ चलें? बिल्कुल चलते हैं, क्योंकि सोबिया जो है बेसब्री से हमारा इंतजार कर रही है कि कब हम वहां आएंगे और इनके पकवान पे हमारी अवाम की नजर होगी। और वाओ, ठीक, तो सारी तैयारियां हो चुकी। देखिए जरा, मैं कहा तैयार करके रखूं इफ्तार में ना, सब कह रहे हैं, आवाज़ आ रही थी जल्दी जल्दी जल्दी। मैं आपको बताऊं, वैसे सोबिया जब जैसी ब्रेक होती है ना तो सबसे ज्यादा फैंस जो हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं सारे, सब यहाँ खड़े हुए होते हैं। ठीक है, कैमरामैन वाले भाई बोल रहे होते भाई हटो हटो, हम लोग लाइव जाने वाले हैं, और पीछे से आवाजें आ रही होती। इतना ज्यादा जो है क्या बन रहा है आपके खाने को पसंद किया जा रहा है। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं बताती जाऊँ कि हमारे जो पास है सनरिज
सनरिच का जो चक्की का आटा है उसकी खास बात ये है कि वो आपकी रोटी को रखता है बिल्कुल नरमा नरम और विटामिन B12 के साथ, ताकि आपके घर वालों को, आपके प्यारों को मिल सके जायका, वो भी गिदायत भरा। अच्छा, तो इसके आपने बड़ा अच्छा सा डेकोरेट भी किया है आज, आई कैन सी कि उसमें आपने जरा, मैंने कहा जरा पता चले वो शाही है, थोड़ा बादाम पिस्ता गार्निश करें। तो इसके जरा पूरा प्रोसेस आपको कितना टाइम लगा, जरा बताएं हमारे व्यूअर्स को। समोसे के लिए मैंने बता दिया था कि हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ड्राई फ्रूट को हमने पाउडर कर लिया है। ठीक है। हमने बादाम ले लिया 1 कप, पिस्ता 1 कप, खोपरा 1 कप, इलायची 2 टेबल स्पून, ये सबको मिक्स किया हमने और शुगर डाली 1 कप। 1 कप, जी बिल्कुल, क्योंकि मीठे समोसे अच्छा, पर समोसे में तो 1 कप नहीं गई होगी, इसमें आई थिंक ½ टीस्पून ही गई होगी। ठीक है, वो बैटर बना के हमने नॉर्मल जो समोसे बनाते हैं घर में, हमने वो बना लिए, वो रेडी हो गया। ये आपके कितने समोसे बने? ये अबाउट 10 होंगे आई थिंक। 1 2 3 4 अच्छा, ये तो मैंने ऐसा प्रेजेंट किया है जो हमारे बैक ऑफ द हाउस होता है, वो भी और है मतलब ज्यादा 1 कप काफी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। 16 17 18 19 ऑलमोस्ट 20 समोसे। और फिर हमने कॉर्न फ्रिटर्स बनाए, उसमें मैंने 1 कप मैदा ले लिया, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ले लिया, सॉल्ट, पेपर और रेड चिली पाउडर अप टू योर टेस्ट डालिएगा। प्लीज ज्यादा मिर्च मत रखिए, क्योंकि ग्रीन चिली गई है, कोरिएंडर गया है और हरी प्याज गई है, ठीक है, और स्वीट कॉर्न। ये पूरा हमने एक बैटर में डालकर उसको, आप देख रहे हैं पैनकेक का आपको एक शेप लग रहा होगा, बट अब जब आप खाएंगे तो आपको स्वीट कॉर्न, हरी मिर्च और मसाले का फ्लेवर आएगा। और बीच में हमने सर्व किया योगर्ट डिप को, जिसमें हमने योगर्ट लिया, हरा धनिया लिया, लेमन जूस और सॉल्ट। वेरी नाइस। तो ये वो सारी चीजें आप जो है ना हमें सोबिया जान करके दिखाती हैं, जिसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये सबसे खास बात है कि ये मैं तो यही नोटिस करती हूँ कि अच्छा ये फट से नोटिस नहीं करती है, मंशा चाहती है कि यही मेरी जिंदगी में यही हो और मुझे लगता है सब खवातीन का यही शौक होना चाहिए कि वो चीजें बनाएं जिसमें जरा कम मेहनत लगे, कम टाइम लगे। इसी बात पे मुझे अशफाक साहब की एक बात याद आई। उन्होंने ये कहा था कि रमजान के महीने में ना सबसे ज्यादा औरतों की इज्जत करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो पूरे साल होनी चाहिए, लेकिन रमजान के महीने में खासकर क्योंकि उनका काम बढ़ जाता है, हमारा काम बढ़ जाता है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आपने सहरी बनानी होती है, आपने इफ्तारी की तैयारी करनी होती है, आपने बाहर के भी सारे दीगर काम पूरी तरीके से सर अंजाम देने होते हैं, बच्चों का ख्याल रखना होता है, शौहर भी एक बच्चे होते हैं उनका भी ख्याल रखना होता है, उनके वालिदैन का भी, अपने वालिदैन का भी। तो हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियों का बोझ है ना वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। सो प्लीज जिब्रान, आमिर आपके हस्बैंड हैं, पर मैं इसमें अपने हस्बैंड को बिल्कुल अलग कर दूंगी, शामिल नहीं बिल्कुल हेल्प करते हैं आपकी। मैं जाती हूँ, मुझे इफ्तार रेडी मिलेगा, मुझे सहरी रेडी मिलती है। देखिए नहीं, आपको बिल्कुल शामिल करना चाहिए। हमने सारे मर्द हजरात को आपके घर पे भेज देना है। इसका एक मैं वजह बताती हूँ कि मेरे जो हस्बैंड है वो खुद एक शेफ है, तो फिर ये मुझे जो है 2 शेफ साथ इकट्ठे हुए हैं ना, ये तो खास बात है। फिर मुझे ये जो खाने का कभी वो नहीं होता होगा मसला? नहीं, कोई मसला नहीं है, कंपटीशन होती होगी। फिर हम एक किचन में कभी खड़े नहीं रह सकते। अच्छा, मुझे लगता है ये आप शेफ ना भी होना तो तब भी ये मसला रहता है, क्योंकि अगर मैं कभी, मेरे खुद शौहर बहुत शौकीन है, खाने के बहुत शौकीन है, मैं कहती हूँ उनका नॉलेज मुझसे ज्यादा ही है चीजों को लेके, तो कभी मैं किचन में कुछ कर रही हूँ तो कह रही हूँ ये क्या डाल रही हूँ, मैं कहती हूँ जिब्रान प्लीज आप करें, और मैं एक्चुअली चली जाती हूँ, बिकॉज मुझे होता है कि भाई एक इंसान करना चाह रहा है तो मैं क्यों बीच में रहूं, आप करें खुशी खुशी, मैं तो खाऊंगी। तो ये एक मुझे लगता है ये जो 2 लोग एक किचन में ना, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, मैं आपको अपना किस्सा सुनाती हूँ। मेरे घर में जो है वो हर इंसान को कुकिंग का शौक है, ठीक है। इस वजह से मैं आपको, आप ये और मैं एक बात शेयर कर रहे थे कि हम लोगों ने बिल्कुल 12 साल 13 साल की उम्र में खाना बनाना शुरू किया, और मैं घर पे नेल पॉलिश लगा के अपने पाँव ऐसे करके बैठी भी नहीं होती, इस तरह का हमारे बारे में सोचा था, मुझे कहा गया था एक दफा। तो हमारे घर में सब कुकिंग करते थे। मेरे वालिद की मैं आपको बात बताती हूँ, जब हम छोटे थे, मंशा और मैं दोनों थोड़े से इमोशनल हो गए थे, मंशा ज्यादा हो गई थी आज, मतलब हैरत अंगेज तौर पे, क्योंकि जनरली मेरे पास ये पलड़ा ज्यादा होता है। बट वो जब हमारी प्रोफेसर साहिबा जिक्र कर रही थी अपने वालिद का और बेटी के रिश्ते का, तो वो इस वजह से क्योंकि एक वो स्पेशल बॉन्ड होता है, ठीक है। और दोनों हम दोनों के वालिद जो है दुनिया में नहीं है इस वक्त, और हम दोनों जो है एक ऐसे घराने में बड़ी हुई हैं जहाँ औरतें ज्यादा हैं, मर्द हजरात जरा कम है। तो हमें इस बात का जरा एहसास भी दिलाया जाता है कभी कभार लोगों की बातों से या वैसे भी कि देयर इज नो मैन इन द हाउस, तो आपको वो सारे रोज आपको खुद
अदा करने होते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जो है बट मैं ऑनेस्टली यही बात कर रही थी कि हम लोग क्योंकि ऐसे घराने से आते हैं, तो मेरे घराने में ये था कि हमें तो एज अ पर्सन देखा जाता था कि ये लड़का लड़की क्या होता है, आपको अच्छा इंसान बनना है, आपने खुद मुख्तार बनना है, अपने पाँव पे खड़ा होना है। और मेरे वालिद जो हैं वो जो है जिस तरह मेरी अम्मी की खुसूसियात थी उस तरह की मेरे वालिद की खुसूसियात थी। ख्याल रखना उनको आता था, इमोशनल वो ज़्यादा थे, खाना बनाना उनको आता था। जब मेरी वालदा एक दफ़ा बहुत बीमार पड़ी और हम दोनों बहनें हम छोटे थे, तो मुझे याद है कि हमारे पप्पा ने ये सोचा, पप्पा बोलते थे, पापा ने ये सोचा कि भाई मुझे खाना तो बनाना पड़ेगा, आई हैव टू पुट फूड ऑन द टेबल, ठीक है। सो ये तो नहीं हो रहा, और उस तक हमारी कोई हेल्प नहीं थी। मेरे ननियाल जो है वो यहाँ मौजूद नहीं था, मुल्क से बाहर था। तो मेरे अब्बा ने खाना बनाना शुरू किया और सबसे पहली चीज उन्होंने जो है वो दाल बनाई, ठीक है। दाल और चावल इजीएस्ट थिंग, ठीक है। दाल में इतने कंकर थे कि वो क्रंची दाल थी। हमने कोशिश तो की भाई। उसके बाद मंशा, उसके बाद उन्होंने इतना अबूर हासिल कर लिया खाने बनाने में कि हम अपनी अम्मा का हाथ का खाना नहीं पसंद करते थे। हमने हमारे अब्बा बनाए, क्योंकि मम्मा वो रेगुलर बना रही है और बचपन से खा रहे हैं, यूज्ड टू हो गए। और इसके बाद मेरे अब्बा ने एक और चीज़ की, हालांकि वो आर्किटेक्ट थे, इंटीरियर डिज़ाइनर थे। उन्होंने ये सोचा कि भाई मैं हूँ आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, जहाँ से मुझे ये चीज़ मिली, इफ़ यू कैन डू समथिंग यू शुड डू इट, ठीक है। फॉर इंस्टेंस समथिंग विच इज़ गुड फॉर यू, या आपकी कोई अंदर टैलेंट है। तो उन्होंने ठेला लगाया था सदर में, ठीक है, और वो खाने का ठेला था जिसमें उन्होंने पुलाव रखा था और वो रोज़ आते थे ख्वामखा। सो मेरी यही ख्वाहिश है सबको ये बताने की, ये मेरी ये एक छोटी सी रसीद है कि ये रोल्स जो हमने प्री डिफाइन कर दिए हैं मर्द और औरत के, ये सिर्फ कल्चरली हैं, ये एक्चुअली दिए नहीं गए हमें। हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स आए थे, इंसान का जो शौक है आप वो कर सकते हैं, आपका जो भी शौक है आप वो कर सकते हैं। और अब आप जाएं और प्लीज अपनी इफ्तारी की तैयारी करें, और हम भी जाके अपनी इफ्तारी की तैयारी करते हैं। हमारा सारा क्रू और हम सब लोग सब वेट कर रहे हैं। शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह आपको कल हम ज्वाइन करेंगे विद जहान रमजान ओनली ऑन 365 हमारी तरफ से। अल्लाह हाफिज।